नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का 5वां भाग लेकर आई हूँ। ईशान और नियति अतीत की एक डोर से बंधे हुए हैं, लेकिन वो डोर कुछ उलझी हुई सी है। उसमें कई अनसुलझे सवाल है, कई बातें कहकर भी गुम हो चुकी है। तो नियति को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उसे अभी भी इंतजार करना है? चलिए पता करें। ओके नियति, इफ यू से सो। ईशान, यू जस्ट हैव 24 आवर्स टू प्रूव योरसेल्फ। वीरेंद्र ने पहले नियति की तरफ देखा, फिर ईशान की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाया और कॉन्फ्रेंस हॉल से चला गया। उसके पीछे प्रमोशन हेड, फाइनेंस हेड और बाकी के लोग भी चले गए। नियति उसके पीछे ही खड़ी थी। वो शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ईशान के गुस्से की वजह से वो बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वो भी वहां से चुपचाप चली गई। ईशान बहुत ही नाराज था। अपने हाथ मलते मलते उसने अपनी मुट्ठी टेबल पर मारी। नियति नियति नियति, डैड को बस वही नजर आती है क्या? ऐसे बात करते हैं जैसे उसकी वजह से ही आर्यव्रत चल रहा है। और नियति नियति ब्राउनी पॉइंट्स लेने में कभी नहीं चूकती। मैं तो एक दिन में भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। हाँ, बेचारे ईशान को मौका दे दो। मैं क्या उसके लिए कोई चैरिटी केस हूँ? बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। सबकी आंखों में अपने लिए ये जिल्लत नहीं देख सकता। ईशान ने गुस्से में सोचा जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल की कांच की दीवार से बाहर देख रहा था। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी लोग उसी को देख रहे हैं। ईशान अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, अपनी कुछ जरूरी फाइल्स उठाई और वहां से चला गया। ईशान का जैकेट अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल की चेयर पर लटक रहा था। नियति कई बार कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने से गई। उसे वो जैकेट तो दिखा, लेकिन ईशान कहीं नजर नहीं आया। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन ईशान का कोई अता पता नहीं था। नियति ने हर जगह पर उसे ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। क्योंकि नियति एक जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी। वो आर्यव्रत के सभी छोटे बड़े एम्प्लॉयज को जानती थी, पहचानती थी। तो वो नीचे गई एंट्रेंस पर और उसने वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मिस्टर कपूर, आई मीन छोटे साहब की गाड़ी या उनका ड्राइवर है या वो चले गए? नहीं बेटिया, मैं तो यहाँ पर 6 बजे से हूँ। मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? अगर दिखे तो कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं काका, कोई बात नहीं। वैसे आपने मीठा खाना तो बंद कर दिया ना? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? नियति जल्दी में थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड से उसकी खैरियत पूछने से खुद को रोक नहीं पाई और जल्द ही वो दोबारा ईशान को ढूंढने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक से ख्याल आया, तो उसने लिफ्ट ली और वो टॉप फ्लोर पर गई, टेरेस पर। लिफ्ट टेरेस के कॉरिडोर में खुली। वैसे तो टेरेस का दरवाजा बंद था, लेकिन हल्की सी रोशनी दरवाजों के नीचे से आ रही थी। टेरेस पर आर्यव्रत का एक प्रीमियम लाउंज था, जिसका नाम था इन्फ्यूज्ड ओएसिस। ये लाउंज बस वीकेंड को खुलता था शाम को, और कुछ स्पेशल प्रीमियम पार्टीज होती थी प्रायर बुकिंग पर। नियति ने हल्के से टेरेस का दरवाजा खोला। लाउंज पर उसका एम्बियंस बहुत ही क्लासी। नियति ने टेरेस पर हर जगह पर देखा, लेकिन ईशान उसे कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक टेबल पर उसका लैपटॉप और कुछ फाइल्स रखी हुई थी और पेपर्स उड़े ना, इसीलिए खाली ग्लासेस उस पर रखे थे पेपर वेट की जगह पर। दूर उसे एक कोने में ईशान की परछाई नजर आई। वो रेलिंग के पास खड़ा था। वहां से मुंबई का नजारा बहुत ही लुभावना था। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नियति के गालों पर थपकियां दे रही हो। लेकिन ईशान अभी भी अपने पिता की बातों को सोचकर परेशान हो रहा था। क्या कभी मैं अपना वर्थ डैड को प्रूव कर पाऊंगा, या हमेशा ऐसा ही यूजलेस फील करूंगा? नियति क्यों कर पाती है और मैं क्यों नहीं? ईशान ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। क्या यह आपका हाइड आउट है? वैसे आइडिया अच्छा है। यहाँ पर शांति, सुकून में, खुली हवा में जरूर अच्छे से काम होता होगा, है ना? ईशान ने पलटकर नियति की तरफ देखा। लाइटिंग डिम थी, इसीलिए उसे ठीक से नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझ गया कि वो नियति ही होगी और उसने आगे कहा,
तुम यहाँ क्यों? ये आर्यव्रत का कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है कि तुम घुसी चली आई। जस्ट लीव। ईशान अपने टेबल पर आकर बैठ गया और हड़बड़ाहट में पेपर्स देखने लगा। उस चक्कर में बहती हुई हवा ने सारे पेपर्स उड़ा दिए। ईशान झुक कर सारे पेपर्स समेटने लगा। नियति भी आई ईशान की मदद करने के लिए और समेटते हुए उसने कहा, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन मिस्टर कपूर की डांट से इस ऑफिस में कोई नहीं बच पाया है। मैंने तो कितनी रातें रो रो कर गुजारी हैं, आप शायद नहीं जानते। ईशान पेपर समेटते हुए अचानक रुक गया और नियति की बातें सुनने लगा। आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नियति ने नीचे पड़े हुए पेपर समेट कर ईशान को दिए। चलिए हम मिलकर करते हैं। नियति के इस प्रस्ताव पर ईशान ने एक पल के लिए सोचा और फिर सख्त चेहरा करते हुए ईशान ने कहा, आई डोंट नीड योर सिंपैथी मिस नियति दीक्षित, यू मे लीव। ईशान की बात सुनकर भी नियति के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, जैसे कि वह जानती थी कि ईशान तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। उसने टेबल पर रखी फाइल उठाई और ईशान से कहा, ओके, तो विश्वकर्मा बिल्डर्स को जीतने का मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा लीव। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा कि तुम डैड के सामने महान बनो और मुझे फिर से नीचा दिखाओ। नियति आगे बोल ही रही थी कि ईशान ने उसकी बात को बीच में ही टोका, उसके हाथ से फाइल छीनी और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। फाइल छीनते हुए फाइल का एक पेपर नीचे गिर गया। आपकी बात नियति ईशान के सख्त बोल सुनकर काफी निराश हो गई और धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे लेने लगी। नीचे गिरे हुए पेपर से बेखबर उसने उस पेपर पर पाँव रखा और वो फिसल गई। हाँ, आउच! ईशान तुरंत पलटा। उसने देखा कि नियति फिसल रही थी। तुरंत आगे आकर उसने नियति को संभाल लिया। ये पहली बार था कि ईशान और नियति की नजरें मिली थी। ईशान की आंखों में पहले सवाल और फिर परवाह थी कि कहीं उसकी वजह से नियति को चोट ना लग जाए। जल्द ही ईशान आश्वस्त हुआ कि नियति ठीक है, लेकिन अभी भी वो उसकी आंखों में देख रहा था। ईशान की नाराजगी अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। नियति की आंखों की मासूमियत जैसे उसकी आंखों के पार देख सकती थी। वो चाह कर भी उससे नाराज नहीं रह पा रहा था और उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वो सिर्फ मदद करना चाहती थी। ईशान नियति की आंखों में खो गया, जैसे वो आंखें उसके दिल का आईना हो। उसने आज तक इतनी मासूम आंखें कभी नहीं देखी थी। वो आंखें जो चाह कर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती थी। लेकिन नजरों से नजरें मिलने के इस रास्ते में नियति के बाल बड़ी दखलंदाजी कर रहे थे। ईशान ने नियति के चेहरे से ये बाल हटाए। नियति पहली बार ईशान का स्पर्श महसूस कर रही थी और वो कुछ हैरान, कुछ संकोच में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईशान का हाथ जो उसके कमर पर था, जो उसे सहारा दे रहा था, उसे धीरे धीरे हटाने की कोशिश करने लगी और इस कोशिश ने ईशान का ध्यान उसकी आंखों पर से हटाया और ईशान ने बड़े एहतियात से उसे छोड़ा। नियति अभी भी ईशान का स्पर्श महसूस कर रही थी। वो आंखें झुकाए खड़ी थी। ईशान की नजरों ने उसे कुछ तो बेचैन कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह से रिएक्ट करे कि तभी ईशान ने आगे से कहा, तो क्या है तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान? नियति की आंखें तुरंत उठी। उसकी आंखों में दोबारा से चमक आ गई और वो ईशान को अपना आइडिया समझाने लगी। ईशान बड़े ध्यान से नियति की बातें सुन रहा था और वो समझ गया था कि उसकी बातों में दम है। हम दोनों ने साथ मिलकर प्रेजेंटेशन का काम किया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए ईशान को आज भी अतीत की यादें गुदगुदा रही थी। उस रात के बाद कुछ बदल गया हम दोनों के बीच। मैंने कभी नहीं सोचा कि उससे दोस्ती होगी और वो दोस्ती मुझे इतनी प्यारी होगी। देर रात तक हम प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरे प्रेजेंटेशन से डैड खुश हुए तो नियति बस डैड के पीछे खड़ी होकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। कितना गलत समझा मैंने उसे, और वो बस सब कुछ देना जानती है। उसकी दोस्ती ने ही मुझे मेरे डर और इनसिक्योरिटी से बाहर निकाला। उसके साथ वक्त बिताते हुए
कब मैं उससे प्यार करने लगा मैं खुद नहीं जान पाया। बस पता था तो इतना कि उसके होने से सुकून होता है। ईशान ने अपनी यादों की डायरी बंद की जब नियति का फोन बजा। नियति को रिया का फोन आ रहा था। रिया और नियति ने मुंबई में कई साल साथ में काम किया था और वो पिछले 2 साल से मैसूर के आर्यव्रता प्रॉपर्टी की जनरल मैनेजर थी। नियति ने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, कमीनी पिछले 3 महीनों से बेंगलुरु में है और मुझे आज पता चल रहा है। ना कोई फोन ना कोई मैसेज और अब डायरेक्ट आ धमकी। शर्म नहीं आती तुझे? बैंगलोर में आते ही मुंबई के दोस्तों को तलाक दे दिया। लेकिन याद रख मैं तेरी लाइफ से कहीं जा नहीं रही हूँ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि फोन स्पीकर पर नहीं था, लेकिन फिर भी ईशान को सारी बात सुनाई दी। ईशान अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया और वह खिड़की की तरफ देखकर मुंह दबाकर हंसने लगा। जाने मन शांत हो जा, आ रही हूं ना मैं आज, तब मिलते हैं। तब तक एक अच्छा सा फिल्टर ढूंढ कर अपने मुंह पर लगा। दबे स्वर में नियति ने एक व्यंग कसते हुए कहा और फिर अपनी आवाज में एक औपचारिकता लाते हुए उसने आगे कहा, या you're right. Mr. Kapoor and I will reach in about 40 minutes or so. Thank you for asking. See you. अच्छा, बॉस का बच्चा अभी भी तेरे साथ है? ठीक है, चल मिलते हैं, बाय। खुसफुसाते हुए रिया ने कहा और फोन रखा। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, नियति ने सोचा और दबी हुई मुस्कान उसके होठों से झांकने लगी। हंस लो अगर हंसी आ रही है तो, ईशान ने कहा। I am so embarrassed, Mr. Kapoor, for whatever you could hear. But please do not misunderstand her. वो रिया थी, मैसूर हेरिटेज होटल की जनरल मैनेजर। होटल मैनेजमेंट के साथ ही उसने यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से MBA किया था और जितनी क्वालिफाइड उतनी ही स्मार्ट, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। इसीलिए तो मिस्टर वीरेंद्र कपूर ने लड़की होते हुए भी उसे इतनी चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू हैंडल मैसूर प्रॉपर्टी। After Mumbai, this is one of our most prestigious and hot property. That's that. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एम्प्लॉय लड़का है या लड़की, अगर वो कुछ देखते हैं तो बस काबिलियत। ईशान की आंखों में गुमान था जब वो अपने पिता के बारे में बात कर रहा था और नियति से उसकी आंखों की चमक छुप नहीं पाई। तभी ईशान ने उससे आगे पूछा, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है इस प्रॉपर्टी का? और ईशान नियति से मैसूर के होटल के बारे में पूछताछ करने लगा। जल्द ही दोनों मैसूर के हेरिटेज रिसोर्ट के ग्रैंड एंट्रेंस पर पहुंचे। दिस इज इनक्रेडिबल। इज दिस अ पैलेस कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्ट? नो मिस्टर कपूर, दिस वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ वीरेंद्र कपूर. He hired some of the finest architects of the country. This is a timeless jewel of hospitality industry. I am very sure about it. Come, let's meet everybody. वो शायद हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। ईशान और नियति दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे, जहां पर रिया और उसकी टीम ने उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया। वेलकम मिस्टर कपूर, वेलकम टू आर्यव्रतास हेरिटेज रिसोर्ट। मिस्टर कपूर और नियति, लंच टाइम हो गया है तो हमने आप दोनों के लिए एक लैविश बुफे स्प्रेड ऑर्गेनाइज किया है। आप दोनों का सामान आपके रिस्पेक्टिव रूम में पहुंच जाएगा। चलिए मैं आपको डाइनिंग एरिया में ले जाती हूँ। रिया ने बड़ी ही शालीनता से और औपचारिकता से ईशान को ग्रीट किया और उसे डाइनिंग एरिया में ले जा रही थी। तभी ईशान को रिया का वो फोन कॉल याद आया और उसने आगे कहा, आपको यहाँ ऐसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता कि आप वही थी जिसने थोड़ी देर पहले नियति को फोन किया था। ओह माय गॉड, आपने सुन लिया सब कुछ? शर्मिंदगी में रिया ने पूछा। वो क्या है ना, आंखें बंद करना फिर भी मुमकिन होता है, लेकिन कान बंद करना थोड़ा मुश्किल है। ईशान ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, वही समझाने की तो कोशिश कर रही थी ना तुझे, शांत हो जा, लेकिन तू है कि सुनने का नाम नहीं लेती। नियति ने आगे हिदायत देते हुए कहा, आई एम सो एम्बैरेस्ड मिस्टर कपूर, रियली आई बेग योर पार्डन। इट्स ओके मिस अय्यर, नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड टू हैव जेन्युइन एंड फिल्टर फ्री फ्रेंडशिप्स। सही कहा आपने, चलिए इसी बात पर लंच हो जाए। तीनों डाइनिंग एरिया की तरफ चलने लगे। तभी रिया ने नियति से पूछा, आकाश कैसा है? क्या अभी भी उसका तेरे बिना काम नहीं चलता? बस कर रिया, क्या बोल रही है?
नियति ने आंखों से ईशान की तरफ इशारा करते हुए रिया को चुप रहने की हिदायत दी। एक लैविश लंच के बाद तीनों ही मैसूर की प्रॉपर्टी देखने निकले। रिया ईशान और नियति को होटल की महत्वपूर्ण जगह दिखा रही थी। नियति साथ ही में कुछ फोटो भी ले रही थी, जैसे कि बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट्स, गार्डन रेस्टोरेंट्स, कॉफी एंड पेस्ट्री शॉप, छोटी सी लाइब्रेरी उसके बगल में और आलीशान और वेल मेंटेन्ड बाग बागीचे। तभी नियति को एक मैसेज आया, लेकिन क्योंकि रिया बात कर रही थी उसने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर के बाद उसे दोबारा एक फोन आया। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा, मिस्टर सिंह। उसने सोचा, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस, नियति ने कहा और वो कुछ अलग गई और उसने फोन उठाया। हेलो मिस्टर सिंह, कहिए क्या बात है? नियति एक मेल भेजा है, देखा तुमने? कुछ टेंशन में मिस्टर सिंह ने जवाब दिया, नहीं अभी तक तो नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ओह माय गॉड, नियति ने परेशानी में कहा। दूसरी ओर हालांकि रिया ईशान से बात कर रही थी, लेकिन ईशान का पूरा ध्यान नियति पर ही था और उसे उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर सिंह से अपनी बात पूरी करके नियति दोबारा ईशान और रिया के पास आई तो ईशान ने तुरंत नियति से पूछा, क्या हुआ नियति, परेशान क्यों लग रही हो? आखिर मिस्टर सिंह ने ऐसी क्या बात कह दी कि नियति इतनी परेशान हो गई? क्या ईशान नियति की मदद कर पाएगा? क्या ईशान और नियति के रिश्ते की गुत्थी नियति सुलझा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए वीनल 8 के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।